नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। 4 जनवरी 1990 आफताब नामक जम्मू कश्मीर का एक स्थानीय समाचार पत्र, जिसमें हिंदुओं को लेकर घाटी से पलायन करने की चेतावनी जारी की गई। इसके 2 महीने बाद आफताब नामक एक दूसरे अखबार में फिर से वही चेतावनी जारी की गई और इसके बाद जो हुआ, उसका दर्शक या कहें मूक दर्शक दुनिया बना। हिंदुओं का भयंकर नरसंहार हुआ। इस दृश्य को अब एक चलचित्र द कश्मीर फाइल्स के जरिए प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखकर दुनिया हाय तौबा कर रही है। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद एक आम जम्मू कश्मीर का निवासी क्या सोचता है, उसके मन की बात को लेकर आज हमारे साथ आ रहे हैं अंकुर शर्मा जी। आप एकजुट जम्मू के अध्यक्ष हैं, प्रखर हिंदूवादी हैं और इसके अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं की, जम्मू कश्मीर की आवाज प्रबल तरीके से उठाते रहे हैं। अंकुर जी नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंकुर जी, आज जो फ़िल्म के आने के बाद जो लोगों की अनुभूति है, वो सामने आ रही है। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं और कई जगह नारे लग रहे हैं। आपको कैसा अनुभूत हो रहा है? क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा कारण मेरे प्रश्न पूछने का ये है कि आप इसे नरसंहार घोषित करने की लंबे समय से माँग करते रहे। जी, एक वाटरशेड मोमेंट है। जिस तरीके से हिंदुओं के नरसंहार पे पर्दा डालने का काम सरकारी तंत्र, मीडिया, एकेडेमिया, इंटेलिजेंसिया, यूनिवर्सिटी सिस्टम, हमारा सब जो ओपिनियन मेकर्स हैं उन्होंने किया था, और जिसके विरुद्ध कश्मीरी हिंदुओं ने और जम्मू के हिंदुओं ने भी जंग शुरू की थी, मुझे लगता है कि उस जंग के अब कुछ सुखद परिणाम आते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार बॉलीवुड की तरफ से या फिल्म जगत की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जो राष्ट्रहित में भी है और जो सच्चाई को, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को पहली बार प्रस्तुत करता है, परिभाषित भी करता है। बहुत बार इस मूवी में, इस फिल्म में इस चीज पे फोकस किया गया है कि माइग्रेशन मत कहिए, एक्सोडस मत कहिए, ये नरसंहार था, ये हिंदुओं का नरसंहार था और नरसंहार के पीछे इस्लामी जिहादी थे। और बहुत बढ़िया तरीके से चित्रण किया हुआ है कि किस तरीके से कश्मीर के समाज का भी उसमें बराबरी का रोल था, जिस तरीके से अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों का था। तो इस नरसंहार को अनलीश करने, तो बताया गया है कि जिहाद किस तरीके से काम करता है। बहुत सारी मिथ्स के ऊपर से पर्दा हटाया और स्पेसिफिक इंस्टांसेस को जो रिपोर्ट हुए हैं, जिसके काफी सबूत पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, केसेस भी कुछ चल रहे हैं, जैसे वो स्क्वाड्रन लीडर इंडियन एयरफोर्स के, उनका जो चालान यहाँ पे भी चल रहा है, केस चल रहा है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं वहां। तो असली चीजों के आधार पे चीजों को प्रस्तुत किया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक सुखद पल है जहां पे हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार और जिहादी जो हमारे सरकारी तंत्र, स्टेट अपरेटस में पेनिट्रेट कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में पेनिट्रेट कर चुके हैं, उन्हें जो एक्सपोज करने का काम ये मूवी कर रही है, बहुत एक सुखद मुझे लगता है कि अनुभव है। और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा, खासकर नरसंहार को नरसंहार क्या है। देखिए, ये बहुत आसान बात नहीं है। 1947 1947 के बाद हमें ये उम्मीद थी कि अब हिंदुस्तान में भारतवासियों की सरकार बनी है। तो पिछले 1200 सालों से जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, करोड़ों हिंदुओं को मारा गया, रेप, बलात्कार, तो चलिए उसको छोड़िए, लेकिन जो 47 के बाद जो चीजें हो रही हैं उसे नरसंहार के तौर पे घोषित किया जाएगा। लेकिन आज तक ये मैनेज होता रहा कि हिंदुओं के नरसंहार पे हमेशा पर्दा डाला जाए और हिंदुओं के नरसंहार को लेके डिनायल मोड में सरकार रहे। तो उसके कारण जन जागृति भी नहीं फैलती। बाकी रियासतों में जो हिंदू हैं वो भी नहीं समझ पाते कि हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में क्या हुआ या क्या हो रहा है। तो उस संदर्भ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पब्लिक को इतना अवेयर कर रही है कि हिंदुओं का भी नरसंहार हुआ है। और अब ये भी हमें समझने की जरूरत है कि डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब है डबल जेनोसाइड।
डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ जेनोसाइड, वो बाकी जगह पे भी डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट होगा। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब है क्लाइमैक्स ऑफ जेनोसाइड। तो डबल जेनोसाइड हिंदुओं का, क्लाइमैक्स पे ले जाना जेनोसाइड को, और दूसरी रियासतों में भी हिंदुओं का जेनोसाइड करवाना, क्योंकि इस जेनोसाइड पे पर्दा करवाया। ये जो इंडियन स्टेट का चरित्र था वो भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें एक्सपोज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अंकुर जी पत्रकारिता की जो बात कर रहे थे वो भी बहुत जायज़ है, क्योंकि वही अखबार थे जिन्होंने हिजबुल के उस चेतावनी को छापा था, लेकिन उसके बाद और उसके पहले भी 1990 में ये हुआ था, करीब 88 में पत्रकारों की हत्या हुई थी, 90 में भी हत्या हुई थी। लासा हंडू और भट्ट, प्रेमनाथ भट्ट, इन पत्रकारों को गोली मार दी गई थी या उनकी अन्य तरीकों से हत्या की गई थी। पत्रकारों की भी हत्याएं हुई जो आतंकियों के विरोध में जो लिखते रहे या काम करते रहे। तो पत्रकार भी बहुत शिकार हुए और मूलतः हिंदू ओरिजिन के पत्रकार शिकार हुए। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इस समय की जो परिस्थिति है, ऐसा है कि वो तो एक नरसंहार था जिसकी आप लगातार मांग करते रहे एकजुट जम्मू के माध्यम से, और उसके पहले से भी आपकी प्रबल मांग रही है। आज की परिस्थिति में क्या अंतर है? क्योंकि हत्याएं तो अब भी हो रही हैं, हाँ, नरसंहार नहीं है, लेकिन हत्याएं तो अब भी हो रही हैं। आज एक आम जो जम्मू कश्मीर का निवासी है वो क्या महसूस कर रहा है? नहीं, चूंकि नरसंहार पे पर्दा डाला गया था तो ये डुप्लीकेट होना था, रेप्लिकेट होना था, निरंतर चलते रहना था। जम्मू संभाग में भी अगर आप देखिए तो नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। अब हमें इस तरीके से नहीं देखना है कि एक व्यक्ति की हत्या अगर की जाती है तो वो नरसंहार की कैटेगरी में नहीं आएगा। नहीं, जेनोसाइड एक्सपर्ट्स की बात अगर हम समझें, या जेनोसाइड को, नरसंहार को, एथनिक क्लिंजिंग को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझें, तो एक व्यक्ति की हत्या अगर उसके धर्म के आधार पर की जाती है, उसी मानसिकता, उसी सोच से की जाती है, जिस सोच और मानसिकता से पूर्व में पूरे समाज को निष्कासित किया गया या नरसंहार किया गया, तो वो भी नरसंहार की ही श्रेणी में आएगा। और इसके अलावा जम्मू संभाग में जो मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी 90s में, लेट 90s में, अर्ली 2000 में और अभी तक नरसंहार तो निरंतर चला आ रहा है। और नरसंहार केवल हत्या करने तक सीमित नहीं रहता है। आपको पंगु बना देना, आपको सिस्टम से एक्साइज आउट कर देना, आपके अगेंस्ट एक जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश कर देना, जैसे जम्मू संभाग में लैंड जिहाद के जरिए, डेमोग्राफिक असॉल्ट या डेमोग्राफिक इन्वेजन के जरिए हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिन कानूनों के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को सरकारी जमीनों पर बिठाया जा रहा है। ऐसे आदेश पारित किए गए जिसके जरिए मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई जम्मू संभाग में सरकारी जमीन पे कब्जा करने के लिए, ताकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो, हिंदू माइनॉरिटी में हो। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये जेनोसाइडल इन नेचर है। मुझे लगता है कि जेनोसाइड, नरसंहार की जो व्यापकता है वो और बढ़ी है। 1990 में तो 5 लाख हिंदू टारगेट पे थे, उनके साथ नरसंहार हुआ। अब तो 6 मिलियन यानी 60 लाख हिंदू नरसंहार और जेनोसाइडल प्रोसेसेस डे इन एंड डे आउट जम्मू कश्मीर में फेस कर रहे हैं। इसके अलावा आपने और जगह पे भी देखा होगा, चाहे साउथ इंडिया हो, केरला हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पे चुनाव ही लड़ा गया कि कश्मीर जैसे हालात यहाँ नहीं बनने दिए जाएंगे। लखीमपुर खेरी की बात हो और तमाम ऐसे एरियाज हो, तो आपने ये देखा कि ये निरंतर चलता आ रहा है। देखिए, जेनोसाइड रिलेंटलेसली और कॉन्स्टेंटली इसलिए चलता है क्योंकि इंडियन स्टेट हिंदुओं के इस जेनोसाइड को लेके डिनायल मोड में रहती है, डिस्पाइट बीइंग अ सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जेनोसाइड। आधिकारिक तौर पे भारत सरकार ने आज तक हिंदुओं के नरसंहार को घोषित नहीं किया कि ये नरसंहार था। आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार के कारण ही जम्मू कश्मीर में जो परपेट्रेटर्स थे, वो लोग जिन्होंने इस नरसंहार को फैसिलिटेट किया, आतंकियों को सपोर्ट दी, खुद भी ऐसे कार्य किए जिससे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वही आज सत्ता में है। प्रोसेसेस ऐसे हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वही लोग सत्ताधारी बनेंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बीच में 370 और 35 से एब्रोगेट करके एक उम्मीद बनी थी, लेकिन जिस तरीके से 370 और 35 को एब्रोगेट करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में भारत सरकार घूम रही है, चल रही है जम्मू कश्मीर में, वो उम्मीद भी कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लेटेंट है, ब्रेजन है, सामने है, जिसको देख के आप ये कहेंगे कि हिंदुओं का नरसंहार तो इंडियन स्टेट की एक्टिव पार्टिसिपेशन और फैसिलिटेशन से होगा। फॉर इंस्टेंस, जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 के बाद जब डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का समय आया, तो भारत सरकार ने यह तय किया कि हम उस सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे, या ताकत का वितरण जिहादियों में और राष्ट्रवादियों में उस आधार पर करेंगे जो आधार जिहादियों के फेवर में है।
यानी 2011 का फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस, जिसमें कश्मीर की पॉपुलेशन को गलत तरीके से बढ़ाया गया। एकजुट जम्मू पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, तो आप ये कह सकते हैं कि आप, क्योंकि सिर्फ आप ही ने कहा तो हम किस तरीके से मान लें कि 2011 का सेंसस फ्रॉड था। तो मैं उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा और दूसरी पार्टीज, कांग्रेस ने भी लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने दिया कि 2011 का, 2021 का और पूर्व के तमाम सेंसस जो फ्रॉड थे। और पब्लिक डोमेन में एविडेंस भी बहुत अवेलेबल है। उसी एविडेंस के कारण, हमारी उस मुहिम के कारण, इन राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ा ये लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को देने के लिए कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। लेकिन आप देखिए, वो फजिंग और फ्रॉड इसलिए किया गया था ताकि जो जिहादी पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए स्टेट एपरेटस में इंस्टॉल्ड है, एनसी और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हाथ में सत्ता रहे। तो जब उद्देश्य ये था तो आपको 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवानी थी, लेकिन भारत सरकार ने ये मानने के बावजूद भी 2011 के सेंसस को आधार बनाया ताकि पुनः इन जिहादियों के हाथ में, इन परपेट्रेटर्स के हाथ में, जो हिंदू नरसंहार में शामिल थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं को सत्ता मिले। तो आप सोचिए कि हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। और ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीनों पे कब्जा करेगा तो उस पर कोई डीएमएसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर लिखित में चीफ मिनिस्टर द्वारा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसे स्वयं हमने पब्लिक डोमेन में लाके एक्सपोज किया था और मुख्यमंत्री पे चढ़ाई की थी। तो ये सब चीजें निरंतर चल रही है। ये इसलिए हो पा रहा है, ये इंडियन स्टेट इसलिए इन जिहादियों के दबाव में है क्योंकि समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारा, हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पे मान्यता नहीं दी, नहीं माना कि हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ। तो जब आप नहीं मानेंगे तो नरसंहार निरंतर चलता है। एक भी व्यक्ति की हत्या होती है उसके धर्म के या एथनिसिटी के आधार पे, वो नरसंहार की श्रेणी में ही है। और आपने देखा रिसेंट तो नरसंहार हुआ ही, कश्मीर में कितने हिंदुओं पे गोली मार के उनको भगाया गया। हजारों की संख्या में यूपी बिहार के, जम्मू के हिंदू जो हैं उनको पलायन करके आना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। सिखों का नरसंहार हो रहा है, टीचर्स को गोलियां मारी गई। जम्मू संभाग के कई हमारे दलित समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया कि ये हिंदुस्तान के एजेंट्स हैं, वो भी नरसंहार के ही विक्टिम्स हैं, उनको भी उस जिहादी नरसंहारी सोच नहीं मारा। तो लेकिन लार्जली हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टेट का रोल बहुत नेगेटिव है। इंडियन स्टेट इन जिहादियों के फेवर में आज तक काम कर रही है। और आपने देखा ही कि किस तरीके से उस समय के मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर को भी ये मूवी एक्सपोज करती है। और अब आप देखिए कि उन्हीं को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए जो फैसले लेने चाहिए, भारत सरकार आज भी वही फैसले ले रही है। क्या उम्मीद करें कि जैसे एक आशा की किरण जगी थी कि जो पलायन करके जो हिंदू वहां से आए हैं, कश्मीरी पंडित आए हैं, वो एक बार फिर कश्मीर वापस लौटेंगे, अपने घरों को वापस लौटेंगे। इस परिस्थिति में आप जो बता रहे हैं, इसमें कितनी आशा जगती है उसको लेकर? देखिए, कोई आशा नहीं है। तत्कालीन सरकार की भी आप बात करें, पूर्व की सरकारों की भी आप बात करेंगे, तो इनकी कोई मंशा नहीं लगती है कि ये डिसाइसिवली कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन इज ऑल टाइम हाई, इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस जो है इज ऑल टाइम हाई। कश्मीर का जो समाज है वो इस समय एक पैरामिलिट्री समाज बना हुआ है, जिहादी ट्रेंड और एकदम भारत के विरोध में खड़ा होने वाला और अलगाववादी टेंडेंसीज वाला। यानी वो सोच, वो जिहादी सोच, जिस सोच के कारण 1990s में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, वो जस की तस है। आप जिहाद की उन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे, आप जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन मशीनरी को नहीं तोड़ेंगे, तो वो सिचुएशन भी इंप्रूव नहीं होगी। आप वो भी नहीं करते हैं। आप परपेट्रेटर्स को एम्पावर करते हैं, आप परपेट्रेटर्स को सत्ता सौंपते हैं गलत तरीके से, झूठ को आधार बना के, तो परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो एक ही सोल्यूशन जो सब लोग मानते हैं कि अगर कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे पुनर्स्थापित करना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक उन हिंदुओं के लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स रहे। अगर आपको सेक्युलर आर्गुमेंट चाहिए तो आप कहिए भाई हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के लिए कर रहे हैं, नरसंहार के विक्टिम्स के लिए कर रहे हैं, तो वो तमाम सब हिंदू हैं। तो उनके लिए कश्मीर को तोड़ के एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करिए और बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर को छोड़िए और जम्मू को एक अलग स्टेट बनाइए, ताकि जिहादी इंट्रूजन जो जम्मू में हुई है, और जम्मू में हिंदुओं का, सिखों का, गैर मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है बाय डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू देम, उनको नौकरियों से बाहर निकाल के, उनकी जमीनों पे कब्जा करके, डेमोग्राफिक असॉल्ट करके, लैंड जिहाद करके, और बहुत सारे जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश करके उसकी भी समाप्ति होगी। और फिर एक नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में भी आप एक बहुत बड़ा एक गोल अचीव करेंगे कि जहां पाकिस्तान कहता है कि जम्मू का इस्लामीकरण करके जम्मू को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है गजवाए हिंद को अनलीश करने के लिए, या हिमालय का इस्लामीकरण करने के लिए, जो सनातन के इस्लामीकरण के लिए आवश्यक है, उस प्रोसेस को भी रोक लगेगी। इस्लामाइजेशन जो कश्मीर का हो गया
और जम्मू का हो रहा है, उस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को भी रोक लगेगी। तो ये सब चीजें तो नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्टेट अपरेटस जो अंदर से जकड़ा हुआ है जिहादियों ने, बाई प्लांटिंग इंडिविजुअल्स एंड पॉलिसीज विद इन द स्टेट अपरेटस, उससे भी आप निजात पाएंगे। जब तक उसको ट्रांसेंड करके फैसले नहीं लेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं। तो अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है कि केंद्र सरकार ये मानने तक को तैयार नहीं है कि हिंदुओं के साथ जो 1990s में हुआ वो नरसंहार था। तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए वो कदम उठाएंगे जो कदम उठाने के बाद इनकी पुनर्स्थापना हो सकती है? अंकुर जी, क्या ये नहीं लगता कि जब जम्मू और कश्मीर में से एक भाग को सिर्फ हिंदू या नरसंहार से पीड़ित हिंदुओं के लिए बना दिया जाएगा, तो जो दूसरा भाग है वो पूरा अशांत भाग पूरी तरीके से जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक आच्छादित कश्मीर है, वैसे ही फिर से एक पार्ट हमसे और अलग होने के कगार पर आ जाएगा? नहीं, जब आप यूनियन टेरिटरी बनाएंगे उसे, तो ये डायरेक्टली केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में कंट्रोल में आएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पकड़ है एरिया पे वो और बढ़ेगी। ये तो पहली चीज। दूसरा, आपको समझना है कि हमें नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ न्याय करना है, वो ऑप्शन नहीं है, वो उनके फंडामेंटल राइट्स की बात है। तीसरी चीज आपको समझनी है कि जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि इनको अगर हम अलग करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, तो फिर ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान के हो जाएंगे, ये सोच में कुछ थोड़ी सी कमी है अगर आप ग्राउंड सिचुएशन समझें। क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्टेट एपरेटस में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके, अब्यूज करके घुसते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करते हैं और हमारे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को अनलीश करने, जेनोसाइडल प्रोसेसेस को अनलीश करने में, पाकिस्तान की आईएसआई का जो एजेंडा है उसे इंप्लीमेंट करने में। तो आप अपने स्टेट अपरेटस का कंट्रोल इन लोगों को क्यों देना चाहते हैं इस नाम पे कि अगर हम इन्हें कंट्रोल देंगे तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे? वो तो पिछले 70 साल में फॉर्मूला फेल हो गया। तो यही सोच थी कि कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी होगी और चीफ मिनिस्टर कश्मीरी मुसलमान होगा और ये डेमोक्रेसी के फायदे आस्ता आस्ता सीख जाएंगे तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें क्वारंटाइन करना, अलग तोड़ना, इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाना एडवाइजेबल नहीं है। मुझे बताइए, पिछले 70 साल में तो आपने यही फॉर्मूला डिप्लॉय किया है। कितनी बार फेल होंगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार आप फेल हो गए। तीसरी बार आप सेम फॉर्मूला लगाएं जिसको जो आपको फेल कर रहा है, तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। तो इंडियन स्टेट इस समय एक महामूर्ख की श्रेणी में है जहां तक जम्मू कश्मीर को हैंडल करने की परिस्थिति है। और आप दूसरी तरीके से देखिए कि अगर आप इन्हें अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल देते हैं तो फिर ये अलगाववाद, सेसेशनिज्म और जिहाद, वो गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य करते हैं। क्या बड़ा इससे आपको सबूत चाहिए कि कश्मीर से मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती बीजेपी की सपोर्ट से, बीजेपी की सरकार में थी और उसने ऑर्डर पास किया कि जम्मू में अगर हिंदुओं की जमीनों पर मुसलमान कब्जा करेंगे या जम्मू संभाग में मुसलमान अगर कब्जा करेंगे तो कोई डीसी, कोई डीएम, कोई एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। मुसलमान अगर गौहत्या करेंगे तो कोई एसएसपी, कोई पुलिस वाला उन पे सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करेगा। तो क्या आप यहाँ पे कश्मीर के अलगाववादियों, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है, जिन्हें आप कहते हैं कि ये सेक्युलर पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनके हाथ में सत्ता सौंप के पाकिस्तान के इस्लामीकरण के एजेंडा को यहाँ पे डिप्लॉय करवाएंगे? भारत सरकार आज वही दृष्टिकोण रखती है, इन्हीं के हाथ में सत्ता देती है झूठ को आधार बना के, और इस्लामाइजेशन और देश के खिलाफ जो प्रोसेस चल रहा है उसे फैसिलिटेट करने का काम करती है। इसीलिए हमने बहुत बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार, इंडियन स्टेट एज अ टोटल एंटिटी ऑफ विच द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ, ये पाकिस्तान की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि भारत सरकार, इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन, इट इज हॉस्टाइल टू द इंडियन नेशन। भाई, आप उन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं जिन प्रोसेसेस के जरिए हिमालय का इस्लामीकरण होगा। और हिमालय का इस्लामीकरण करना जरूरी है क्योंकि सनातन का इस्लामीकरण तभी हो पाएगा जब अमरनाथ का इस्लामीकरण होगा, जब वैष्णो देवी का इस्लामीकरण होगा, जब 4 धाम का इस्लामीकरण होगा। पूरी हिमालयन बेल्ट जिसमें हमारी परंपरा बसती है, हिंदुत्व बसता है, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन के सिंबल्स वहां पे बसते हैं, जब तक उसका इस्लामीकरण नहीं होगा तब तक भारत का इस्लामीकरण, अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकता। और वो सब चीजें, वो सब स्टेप्स जो जरूरी है ऐसा होने के लिए, इंडियन स्टेट उसे फैसिलिटेट करती है। हालांकि वो एक बहुत व्यापक चर्चा है, उस पर चर्चा यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम से, और अलग भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः समराइज करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान और आईएसआई की बी टीम के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। एक प्रश्न ये भी है कि जब द कश्मीर फाइल्स आने के बाद जो चलचित्र के माध्यम से लोगों ने देखा, लोगों की संवेदनाएं उसके साथ उमटी हैं, इसको लेकर जो सबसे लंबे काल तक शासन काल में रही कांग्रेस,
उसने फिर से उसको दूसरों पर आरोप लगाने के लिए कि इसके जिम्मेदार वो हैं, वो फिर से उस डिनायल मोड में आ गई हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेदार सब है। मैंने कहा कि जिम्मेदार इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का कंप्लीट एपरेटस है, इंडियन स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटीज हैं। आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल पार्टीज लगाएंगी, लेकिन आप मुझे बताइए, आज तक क्या हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार घोषित किया गया? अगर नहीं किया गया, 2014 के बाद भी अगर नहीं किया गया, तो क्या हिंदुओं का नरसंहार जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप करेंगे? जब आपने कहा ही नहीं कि कत्ल हुआ, तो कत्ल के जुर्मों में पकड़ेंगे किसे? आप तो ये कहने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ। तो एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इस हमाम में सब नंगे। जिस समय 1990s में, जनवरी 1990 में ये नरसंहार हुआ था, तो उसमें उस समय वीपी सिंह की सरकार को आज की सरकार, जो आज की पार्टी है, इन्हीं की सपोर्ट थी। उसके बाद भी बहुत बार सरकार बनी, 5 साल तक भी बनी, 6-7 साल सत्ता में रहे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो इंडियन स्टेट अपरेटस की है। सरकार कोई भी आए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए, सबकी एक सोच है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही काम करवाना, यानी डेमोक्रेसी का चेहरा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान को बनाना, ताकि देश को, दुनिया को बता सके कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, वहां पे चूंकि डेमोक्रेसी का चेहरा बड़े लंबे समय से कश्मीरी मुसलमान है, तो ये भारत की सेक्युलरिज्म और भारत की डेमोक्रेसी की सक्सेस का एक सर्टिफिकेट है। अब इस सोच में अगर हिंदू पिसता है, मरता है तो मरे, विक्टिमाइज होता है तो हो, ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की यही सोच है। इसी सोच और इसी कॉन्ट्रैक्ट के से लड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिल्ली एंड कश्मीर, एकजुट जम्मू का उदय हुआ है, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ें। ये कॉन्ट्रैक्ट टूटना नेशनल इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि अगर जम्मू फॉल्स देन एंटायर हिंदुस्तान फॉल्स, और यही स्ट्रैटेजी है। आप ब्रिगेडियर एस एम मलिक की किताब पढ़ें, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स, उनके जर्नल्स वो पढ़ें। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट, बट फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल फॉर गजवाए हिंद टू हैपन। इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। वैसे अंकुर जी, जहां तक आपने भी पढ़ा होगा, स्वतंत्र वीर सावरकर ने पारतंत्र काल में जो मोपला ब्रदर्स, जो मोपला कांड हुआ था साउथ में, उसका उन्होंने मुद्दा उठाया था, जिस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद ऐसे कई नरसंहार हिंदुओं के होते रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो आया वो जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे जितने भी नरसंहार हैं उन पर चलचित्र के माध्यम से उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है? देखिए, बिल्कुल आवश्यकता है, और ये एक षड्यंत्र के तौर पे ये तय किया गया है स्टेट के लेवल पे, इंडियन स्टेट के लेवल पे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हॉस्टिलिटी रखती है, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन के प्रति एक हॉस्टिलिटी है इंडियन स्टेट की। तो ये रखा गया है कि हिंदुओं के नरसंहार पे पर्दा ही डाला। 1947 में हिंदुओं के नरसंहार को हम क्या भूल गए? क्या आंकड़े हैं हमारे पास, क्या हमारी रणनीति, क्या सोच है? उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के नरसंहार को भूल गए, पंजाब में हिंदुओं के नरसंहार को भूल गए, केरला में नरसंहार निरंतर चल रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। बंगाल में नरसंहार हुआ, नरसंहार निरंतर चल रहा है, हिंदुओं का नरसंहार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। और ये तब है जब इंडिया प्रपोजर भी था यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड। ये सिर्फ भारत सरकार ने साइन नहीं की, बल्कि पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई किया। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कन्वेंशन बने, उसके प्रपोजर्स में इंडिया रहा है। यूएन इस कन्वेंशन को लेजिस्लेट करे, उसमें भारत की भूमिका है, लेकिन जहां हिंदुओं का नरसंहार है वहां पे मूक दर्शक। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसीलिए मुझे लगता है कि चलचित्र के माध्यम से एक शुरुआत हुई है, जहां जेनोसाइड वर्ड पे एम्फेसाइज किया जा रहा है हिंदुओं की। तो देश में जागरूकता फैलेगी, हम भी फैला रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, बहुत हद तक फैली भी है, बहुत प्रेशर भी हमने बनाया। लेकिन अब ऑब्वियसली संगीत हो, चलचित्र हो, ये बहुत इफेक्टिव मीडियम्स रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को अवेयर करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि कश्मीर फाइल्स को बड़ी संख्या में देखें, पूरा हिंदू समाज देखे, पूरा देश देखे, तो एक अवेयरनेस का लेवल होगा, और फिर जो चीजें हम समझाने का प्रयास करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो जाएंगे। इस मूवी को देख के आपको लगेगा कि जो जिस पे हम विश्वास करते हैं, सरकार, सत्ता, पुलिस, आर्मी, जब हिंदुओं का नरसंहार होता है तो कोई बचाने नहीं आता। इस स्टार्क रियलिटी को आप इस मूवी में फेस करेंगे।
और जब तक हिंदुओं को इस चीज की समझ नहीं आएगी कि उस समय कोई नहीं आता, उस समय इन्हें समझ आएगी कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। राष्ट्र हिंदू, हिंदू ही तो राष्ट्र है। उसके बाद जब डायग्नोज असली प्रॉब्लम का होगा तो फिर मुझे लगता है कि सॉल्यूशंस आएंगे। हमने इस बात का सरोकार बहुत जल्दी किया क्योंकि हम बैटल फ्रंट पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं इस जिहादी असॉल्ट के, और इंडियन स्टेट का जो चरित्र है उसके फ्रंट लाइन पे। यही चीज पूरे देश को समझ आना बहुत आवश्यक है, तभी इंडियन स्टेट का चरित्र बदले। अंकुर जी, जब आपको सुनता हूं मैं, तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं एक जम्मू कश्मीर के, मतलब वो हिंदू जिन्होंने इन पीड़ाओं को महसूस किया है, बहुत नजदीक से देख रहा है, उसे सुन रहा हूं, या प्रखर राष्ट्रवादी, प्रखर हिंदूवादी एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सुन रहा हूं। इस समय की जो बातें हैं उनमें दोनों का समन्वय कितना है? देखिए, समस्या का कंप्लीट होलिस्टिक जब आपको समझ होगी तो मुझे लगता है कि समन्वय जो है वो समस्या नहीं होगी। मैंने आपको कहा कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज के कारण, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसके कारण जम्मू संभाग में जो लोग रह रहे हैं, जो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, वो पूरे देश के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। तो यहाँ पे रह के लड़के जो व्यक्ति बात कर रहा है, उसमें जो भी आपने दो एडिफाइसेस डिस्कस किए, उसमें समन्वय की कोई समस्या नहीं होगी, समन्वय पूरा रहेगा। उम्मीद यही है कि पूरे देश को हमारा ये संदेश जाएगा, और मैं तो यही कहता हूं कि नवीन महाभारत का नया कुरुक्षेत्र जम्मू है। जम्मू को बचाने के लिए सबको अपना सहयोग करना है, क्योंकि जम्मू बचेगा तो देश बचेगा। ये एक डिटेल्ड डिस्कशन का एक टॉपिक है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जम्मू बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए जम्मू में एक जो पॉलिटिकल व्हीकल अब हमने क्रिएट किया, जो इन जेनोसाइडल प्रोसेसेस के खिलाफ लड़ रहा है और लड़ेगा, मुझे लगता है कि उसे एम्पावर करने के लिए एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी उसके समर्थन में आने के लिए, ताकि एक ऑल्टरनेट पोल बने हिंदू रेजिस्टेंस का, पूरा देश उसका समर्थन करे। आने वाले विधानसभा चुनावों में एकजुट जम्मू ने तय किया है कि जम्मू संभाग के, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की 43 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स पे हम कैंडिडेट्स उतारेंगे और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उसमें हमारा समर्थन करे। देश को बचाने का यज्ञ जो हमने जम्मू, जो कुरुक्षेत्र है इस महाभारत का, यहाँ प्रारंभ किया है, सब लोग उसमें अपनी कोई ना कोई आहुति डालें, किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, करें। अंकुर जी, आपके यह जो यज्ञ है, महायज्ञ, जिसको आप करने जा रहे हैं, जिसका आपने सौगंध ली हुई है, जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हिंदुस्तान पोस्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को भी ये कहते हैं, मस्तक बचेगा तो शरीर चलेगा, मस्तक ही नहीं रहेगा तो शरीर कहाँ से दौड़ेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर यानी मस्तक, उसे बचाइए, उसके साथ रहिए। द कश्मीर फाइल्स ये एक इतिहास को, जो उस समय हुआ था, जो उस समय नरसंहार हुआ था, उसका छोटा सा पिक्चर है। इस दर्द और भी बड़ा है, दर्द बहुत सारे हैं, दर्द लाखों के हैं जो अभी भी अनछुए हैं। इसलिए इस फिल्म को देखें, आत्मसात करें, हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ें, साथ दें, साथ रहें, एक सूत्र में बंधें। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।